हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं न्यू कंजर्वेटिव्स के बारे में। ओके, तो न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को लेकर एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू कंजर्वेटिव्स। डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला आपको ही बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ द न्यू कंजर्वेटिव्स वाज इंप्लीमेंटेड इन 1815। तो 1815 के बाद किस तरह से न्यू कंजर्वेटिव स्टैब्लिश हुआ है, क्या क्या चेंजेस किए उन्होंने। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन 2 आइडियाज अबाउट न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 इन यूरोप। जो यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव जो स्टैब्लिश हुए उसके फीचर्स बताने हैं एक तरह से आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद उनकी आइडियोलॉजी वही सेम फीचर्स हैं यहाँ पर भी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, What are some of the common features of conservatives of 1815 in Europe? तो कॉमन फीचर्स वही, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह से स्टैब्लिश हुए और किन रूल्स को उन्होंने फॉलो किया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंजर्वेटिव्स। आपका डेफिनेशन बताना है, बुक में दिया हुआ आपके डेफिनेशन। तो हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर की। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा हम लोग। तो देखिए, न्यू कंजर्वेटिव्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू कंजर्वेटिव्स। आप देखिए, न्यू लगा हुआ है तो अब ऐसी बात है, ये वापस से रिपीट हुआ है ना। मतलब इस तरह की आइडियोलॉजी पहले भी थी और ये 1815 के बाद वापस से लॉन्च हुआ है। तो आप देखिए यहाँ सबसे पहले कंजर्वेटिव्स। आप देखिए, आपने काफी वर्ड सुना है कंजर्वेटिव, जो ओपन माइंडेड नहीं होते, जिनकी थिंकिंग लिमिटेड होती है। और आप देखिए यहाँ पर आईएसएम लगा हुआ है। आईएसएम का मतलब होता है पर्टिकुलर थॉट्स या आइडियाज को फॉलो करने वालों का ग्रुप। जो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी पर्सन को या किसी विचारधारा, मतलब थॉट्स को फॉलो करने जो करते हैं उनका ग्रुप होता है ये। वहां पर ये आइज्म लग जाता है। जैसे हम बात किया लिबरलिज्म को, बात किया हमने, बहुत सारे उस तरह के होते हैं, सोशलिज्म हो गया। तो पर्टिकुलर खास जो थॉट्स होते हैं उनको फॉलो करने वालों का ग्रुप होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है इसका। आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ये। तो हम लोग देखते हैं, ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्टेज द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस। देखिए आप यहाँ पर, तो कंजर्वेटिव्स क्या है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। मतलब एक राजनीति से, एक पॉलिटिक्स से संबंधित एक फिलोसफी, मतलब एक आइडियाज का ग्रुप है जो किस बात पे प्रेशर देता है, किस बात पे जोर देता है, किन थॉट्स को मानने पर प्रेशराइज करता है लोगों को, या इसके मानने वाले किन आइडियाज को फॉलो करते हैं। देखिए आप, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, जो कंजर्वेटिव्स में बिलीव करते हैं या जो ये कंजर्वेटिव्स होते हैं, ये ट्रेडिशंस मतलब ओल्ड कस्टम्स, रीति रिवाजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और देखिए आप, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, और एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओल्ड, जैसे चर्च होता है, फैमिली होता है, सोसाइटी होता है, तो इन चीजों में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा इनको ये चीजें सही लगती है। कस्टम्स हो गया, किसी भी सोसाइटी कंट्री के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जिनको फॉलो करते हैं वो, तो उनमें बिलीफ रखते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी जो इनका फीचर है वो क्या है, प्रिफर्ड ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल मतलब स्लो जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उनको ये प्रेफरेंस देते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन क्विक चेंजेस। ये किसी भी सडन चेंज को सपोर्ट नहीं करते। मतलब जो चेंजेस आने चाहिए कहीं भी सोसाइटी या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वो स्लो होनी चाहिए। फास्ट चेंजेस कोई लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये इस तरह से कंजर्वेटिव्स का डेफिनेशन हो गया आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1850। अब आप देखिए यहाँ पर, नेपोलियन को 1850 में डिफीट कर देगा। आपको सबको पता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को डिफीट कर देगा यूरोप की बहुत बड़ी पावर्स के थ्रू। तो यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो नेपोलियन की डिफीट के बाद वापस से जो फ्रांस में जो बाबर डायनेस्टी थी वो वापस से एक्टिव हो गई। तो उस मोनार्की को, जो एक तरह से क्या थी, जो चली आ रही थी काफी टाइम से, उसको सपोर्ट करने वालों का ग्रुप था कंजर्वेटिव। तो नेपोलियन के हारने के बाद, उसकी डिफीट के बाद, यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वापस से कौन से थॉट से ऑपरेट होने लग गई, कंजर्वेटिव। और इसी वजह से ये चीज दोबारा आई है। तो इसी को हमने बोला है न्यू कंजर्वेटिव्स। क्लियर हुआ आपको ये न्यू कंजर्वेटिव्स? तो ये इस तरह से था। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कंजर्वेटिव्स के किस तरह के फीचर्स थे, ये किन आइडियाज को सपोर्ट करते थे। तो देखिए यहाँ पर, दे बिलीव दैट स्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हिरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। अब देखिए, तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे क्या मानते थे कि जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो ओल्ड टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे आप किसी भी स्टेट, मतलब कंट्री के अंदर जो सोसाइटी होता है, उसके अंदर मोनार्की है, चर्च है, इन चीजों को सपोर्ट रहना चाहिए, ये मेंटेन रहनी चाहिए बेसिकली। इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमारी सोसाइटी से इनको गायब नहीं करना चाहिए। ओके, सोशल हिरार्की आप देखिए, सोशल ऑर्डर होता है कि सबसे टॉप पे कौन है, सबसे बॉटम पे कौन है। जैसे वहां पर हम लोग फ्रांस में बात किया था हमने, हिरार्की से मतलब सोशल ऑर्डर से है कि समाज में किस तरह के लोग हैं, उनको किस तरह से कैटेगराइज किया है। सबने पढ़ा था वहां पर, जो सबसे टॉप पे थे वहां पर वो क्लर्जी थे, फिर नोबल थे, मिडिल क्लास, इस तरह से आर्टिशंस। अच्छा, हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आपने देखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो इस तरह से ये चीजें, तो इन चीजों को ये लोग चाहते थे कि ये होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का राइट दिया गया और फैमिली को भी सपोर्ट किया गया कि फैमिली जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है ये होना चाहिए। इस तरह की चीजों को किसके थ्रू सपोर्ट किया गया, कंजर्वेटिव्स के थ्रू। इनके आइडियाज थे कि ये चीजें मेंटेन होनी चाहिए, मतलब ओल्ड कस्टम्स में बिलीव करते थे कंजर्वेटिव्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे रियलाइज from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen
ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो आप देखिए यहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स थे वो थोड़े मतलबी निकले। कैसे? देखो, इन्होंने जो नेपोलियन ने जो चेंजेस किए तो उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उन चेंजेस से इनकी जो मोनार्की थी, इनकी सोसाइटी काफी स्ट्रांग हो गई। ऑब्वियस सी बात है, तो इनको जो चीजें सही लगी उन चीजों को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो देखिए, दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन जो भी चेंजेस किए तो दैट मॉडर्नाइज, और उनसे वो ऐसे अपडेट्स थे नेपोलियन ने जो किए, उससे क्या हो गया बेटा, इनकी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब लाइक चर्च, मोनार्की, फैमिली, ये सब चीजें स्ट्रांग होती गई। काफी सारे अपडेट्स किए उसने, तो इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। तो नेपोलियन के चेंजेस से, उन चेंजेस को कंजर्वेटिव ने जो एक्सेप्ट किया, उससे आपकी यहाँ पर जो मोनार्की थी, सोसाइटी थी, वो काफी ज्यादा क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई और स्ट्रांग हो गई। ओके, काफी सारे चेंजेस थे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो चेंजेस क्या थे, तो किस तरह के चेंजेस को कंजर्वेटिव ने सपोर्ट किया और जो नेपोलियन ने किए थे। तो देखिए, मॉडर्न आर्मी से रिगार्डिंग काफी सारे चेंजेस किए नेपोलियन ने, तो उन सभी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया गया कंजर्वेटिव्स के थ्रू, उन्होंने कंटिन्यू रखा उनको। एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, आप देखिए ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अभी प्रेजेंट टाइम पे सिविल सर्वेंट जो होते हैं, आईएएस, आईपीएस, तो हमारे वो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं उस तरह से। जो उस टाइम का जो ब्यूरोक्रेसी था वो काफी एफिशिएंट था, मतलब कैपेबल था, काफी इफेक्टिव मैनर में वर्क करता था वो। नेक्स्ट देखिए, डायनेमिक इकोनॉमी। इकोनॉमी काफी अच्छे से टैक्सेस सिस्टम को काफी इंप्रूव किया। द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्फडम, उसने एबोलिशन मतलब रिमूव कर दिया, गायब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको? फेडरलिज्म मतलब होता है जमींदारी सिस्टम, पूरा कंप्लीटली फिनिश कर दिया। सर्फडम मतलब है बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर थे, इन सब चीजों को सोसाइटी से रिमूव कर दिया गया। किसके थ्रू? नेपोलियन के थ्रू। तो इन चेंजेस को किसने एक्सेप्ट कर लिया? कंजर्वेटिव्स ने। तो इन सब चीजों से स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, तो यूरोप की जो मोनार्की सिस्टम था वो इन सब चेंजेस से काफी स्ट्रांग हुआ, अपडेट हुआ। तो इस तरह से कंजर्वेटिव रिजिम, रिजिम मतलब होता है एम्पायर, साम्राज्य। तो कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब आप देखिए, अब ओबेसी बात है, ऑटोक्रेटिक आप जानते हैं, इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल सुप्रीम पावर एक ही पर्सन के हाथ में होने वाली, इसका मतलब है। ओके, तो ऑटोक्रेटिक मतलब सुप्रीम पावर किसके पास थी? वहां पर किंग ही पूरे उसको ऑपरेट कर रहा था। तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव एम्पायर सेटअप हुआ 1815 में, वो कैसा था? उसका नेचर कैसा था बेटा? ऑटोक्रेटिक था वो, मतलब किंग ही सुप्रीम था, उसी के पास पूरी पावर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that questions the legitimacy of autocratic government। अब आप देखिए यहाँ पर, जब देखिए सारी पावर किसके हाथ में है? कंजर्वेटिव्स के हाथ में है, और जो किंग है वो भी कंजर्वेटिव्स को ही सपोर्ट करता है, मतलब वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों ने, कंजर्वेटिव्स लोगों ने, उन आइडियाज को, जिन आइडियाज ने कंजर्वेटिव्स का अपोज किया और उनको मानने से मना किया, उनको ये किस तरह से सप्रेस करते हैं। तो देखिए, दे डिड नॉट टॉलरेट, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया किसका? क्रिटिसिज्म। जिन लोगों ने भी मोनार्की का या कंजर्वेटिव्स के आइडियाज को फॉलो नहीं किया, उनको इन लोगों ने पनिश किया। जिन लोगों ने भी डिसेंट मतलब होता है डिसएग्रीमेंट दिखाया, कंजर्वेटिव्स के आइडियाज से क्या हुआ बेटा? डिसएग्री हुए, तो उनको भी इन्होंने क्या किया? पनिश करना स्टार्ट किया। और देखो, sought to curb activities that questions the legitimacy of autocratic government। और इस तरह सोसाइटी में उन एक्टिविटीज को, कर मतलब होता है बैन करना, ऐसी एक्टिविटीज जो किसके खिलाफ थी बेटा? कंजर्वेटिव्स के अपोज में थी। ओके, दैट क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब होता है रूल्स की वैलिडिटी, जो भी राजा ने रूल्स बनाए वो सही है या गलत है, इस पर क्वेश्चंस उठाए, है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज को जिन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के होने पर या उसके रूल्स पर क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शन किए, उन सब एक्टिविटीज को किसके थ्रू बैन कर दिया गया? कंजर्वेटिव्स के थ्रू। क्लियर हुआ ये चीज आपको यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर उन रूल्स की बात हो रही है जो हम लोग लास्ट वाले स्लाइड में पढ़े कि कंजर्वेटिव्स ने सबको बैन कर दिया। तो देखो कौन कौन से यहाँ चीजों को बैन किया गया। देखिए, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज, इम्पोज मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, सेंसरशिप मतलब होता है बैन करना। किस तरह के रूल्स निकाले गए, बैन किसको किया गया? तो सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड। अब देखो, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज जो भी स्टेज शो हो रहे थे, ड्रामाज हो रहे थे, सॉन्ग्स जिनमें भी बात की गई, किन चीजों की बात की, मतलब इनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स किस टॉपिक और रिगार्डिंग ये बात कर रहे थे, उनको बंद किया गया। देखिए आप, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग को बैन किया गया। क्यों? जब इन्होंने बात किया किसको लेकर? लिबर्टी के आइडियाज को लेकर, फ्रीडम को लेकर, और वो किससे रिगार्डिंग थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने, हमने लास्ट वाले स्लाइड में पढ़ा कि कर्व एक्टिविटीज, उन सभी एक्टिविटीज को बैन कर देगा जिन्होंने भी बात किया किसको लेकर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लिबर्टी को लेकर, फ्रीडम को लेकर। उन सभी न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स को बैन कर दिया कंप्लीटली, जिन्होंने भी लिबर्टी को लेकर या नेशनलिज्म को लेकर बात करना स्टार्ट किया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। बाय।